So hello friends, welcome back to this amazing platform रूही ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्लास 12 का क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चल रहा है, तो उस सीरीज़ का आज 4th लेक्चर होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप उस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का पहले वो सारे लेक्चर आप लोग देख लें, उसके बाद ये लेक्चर देखें, क्योंकि ये जो लेक्चर होने वाला है ये आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है एंड पिछला वीडियो कवर करके तब आप यहाँ पर आएँ ताकि आप लोग जो भी क्वेश्चन देखें अच्छे से समझ में आए एंड आप लोग अच्छे से इस सीरीज़ को फॉलो कर सकें। सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एंड हम लोग अपना लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। आगे की वीडियो जो भी बची थी, हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए थे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का ये रहा क्वेश्चन का आंसर। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। हम लोगों का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसके पहले जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था वो था हमारा गुड़हल का नामांकित चित्र। अब हम लोगों को इस लेक्चर में देखना है आगे का क्वेश्चन जो था उत्तर नंबर 4, मतलब क्वेश्चन 4 हम लोगों को यहाँ पे अभी सॉल्व करने का है। अभी आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको अपना नोट्स भी बना सकते हैं लिख के। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मॉर्फोजेनेसिस को एक जैविक प्रक्रिया के रूप से परिभाषित किया जाता है जो किसी जीव को भ्रूणी विकास के दौरान कोशिकाओं की वृद्धि, आकार, संरचना को नियंत्रित करती है। मतलब कि आपका क्वेश्चन रहा होगा कि मॉर्फोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, ये मॉर्फोजेनेसिस जो वर्ड है हमारा आया होगा मॉर्फोलॉजी से। एक होता है मॉर्फोलॉजी और एक होता है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है ऐसी स्टडी करना, मतलब कि शरीर के ऊपरी भाग की स्टडी करने को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एंड आंतरिक भागों के अध्ययन के बारे में, जब आप किसी भी चीज़ के इंटरनल ऑर्गन, जो आंतरिक अंग होते हैं, शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं, उनके बारे में जब आप कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तब आप उसे एनाटॉमी बोलते हैं। तो मॉर्फोलॉजी यहाँ पे अब जो भी बात आई है तो यहाँ पे क्या होगा कि शरीर के ऊपरी हिस्से की बात की जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मॉर्फोजेनेसिस एक जैविक प्रक्रिया है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कि जो हमारा मॉर्फोजेनेसिस है वो एक जैविक प्रक्रिया होती है। मतलब कि ये जो एक मॉर्फोजेनेसिस टर्म है, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो किसी जीव को भ्रूणी विकास के दौरान, मतलब कि जब उनका विकास होता है, कब भ्रूण में रहते हैं तब उनकी कौन सी विकास के बारे में बात किया जा रहा है, वृद्धि के बारे में, आकार के बारे में, संरचना के बारे में। मतलब कि जब आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उनकी वृद्धि आप देख सकते हैं, आकार को भी आप देख सकते हैं और संरचना को भी आप देख सकते हैं। मतलब ये शरीर के ऊपरी हिस्से के बारे में बात की जा रही है। सो फ्रेंड्स, कि हम लोग चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विपुंसन एंड थैलीकरण। अब ये देख लेते हैं कि विपुंसन क्या होता है और थैलीकरण क्या होता है। इस प्रक्रिया में आप लोगों ने ध्यान दिया, यहाँ पे बोला जा रहा है प्रक्रिया और वहाँ पे भी प्रक्रिया बोला जा रहा था। मॉर्फोजेनेसिस भी एक प्रक्रिया थी और यहाँ पे जो विपुंसन की बात हो रही है ये भी एक हमारी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में पौधों के द्विलिंगी पुष्प मतलब एक ही पुष्प में नर भाग भी पाया जाएगा और हमारा मादा भाग भी पाया जाएगा, जैसे हमारे गुड़हल के पुष्प में पाया जाता है। पुष्पों के परागकोशों को उनकी कलिका स्थिति में ही चिमटी से निकाला जाता है एवं इस पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है। मतलब कि इसमें ये कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो हमारा पुष्प है वो कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। मतलब कि ये जो हमारा पुष्प है, द्विलिंगी का मतलब नर भाग भी पाया जाएगा और मादा भाग भी पाया जाएगा। तो ये जब कलिका स्थिति में ही रहेंगे, इनको क्या किया जाएगा, चिमटी से निकाला जाता है नर भाग को। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ पुष्प का मादा जनक के रूप में ही चयन किया जाता है। उसके बाद अगली प्रोसेस जो हम लोग की रहेगी थैलीकरण की है। थैलीकरण में बताया जा रहा है कि यह भी क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें विपुंसित पुष्पों को, मतलब कि जिस पुष्प में विपुंसन किया जा चुका है उन पुष्पों को पॉलीथीन तथा थैली से अनैच्छिक परागकणों द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र का संदूषण रोकने हेतु ढक दिया जाता है, जिसे हम थैलीकरण
करड़ कहते हैं। इस प्रक्रिया में बताया जा रहा है कि जिस पुष्प का विपुंसन किया जा चुका है, मतलब कि वहाँ से कलिका स्थिति में ही किस भाग को, जो हमारा नर भाग है वह उसको निकाला जा चुका है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मादा भाग है। जब उनको निकाल दिया जाता है तब वहाँ पे उनको थैली के माध्यम से उनके जो मादा भाग होते हैं, जो पुष्प के भाग होते हैं विपुंसित पुष्प के, उनको हम थैली से बांध देते हैं, जिन्हें हम थैली करड़ कहते हैं। इसे फिर बाद में कब खोला जाता है, जब तक इन पर फल का निर्माण शुरू नहीं होता है। जब तक उन पुष्पों पर फल का निर्माण शुरू ना हो जाए तब तक इन पुष्पों को थैलियों में ही रखा जाता है। आगे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोगों का उत्तर नंबर 4 और उत्तर नंबर 5 कवर हो चुका है। अब अगर इसमें आपको नोट्स बनाना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं एंड स्क्रीनशॉट भी आप ऐसे ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था परागण तथा निषेचन में अंतर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परागण किसे बोलते हैं। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। जो भी पराग कण होते हैं उनका वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम परागण कहते हैं। निषेचन नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन निषेचन कहलाता है, मतलब कि जब वहाँ पे मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मतलब यहाँ पे जब नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है तो उसे जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है हमारी निषेचन कहलाती है। यह अनेक माध्यमों से होता है, जैसे वायु, जल, कीट आदि। जब हम लोग अपना पहला आंसर देख रहे थे पर परागण की विधियां, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे अलग अलग माध्यम से परागण हो रहे थे। यहाँ पे जो परागण है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्वपरागण और पर परागण। तो ये जो माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है वायु की, जल की और कीट की, ये हमें पर परागण में पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं निषेचन की। इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स पे। तो हम लोगों का जो थर्ड पॉइंट है वह है यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है एंड निषेचन में यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। निषेचन की प्रोसेस होने के लिए जब नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन होगा वो कहाँ होगा, हमारे बीजांड के अंदर होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे, यह एक बाह्य एवं भौतिक प्रक्रिया होती है। इस प्रोसेस को होने के लिए किसकी बाह्य होती है, बाहर होती है, और कैसी प्रक्रिया है, भौतिक होती है। इस प्रोसेस को होने के लिए मतलब निषेचन की प्रक्रिया होने के लिए कैसी होनी चाहिए, आंतरिक होगी एवं जैविक प्रक्रिया होगी। तो उस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था निषेचन की घटना को सर्वप्रथम किसने बताया था। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। निषेचन की घटना को सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने बताया था। कब बताया था इसको, 1884 में, 1884 में बताया था कि निषेचन की घटना के बारे में। ये जो आप निषेचन पढ़ रहे हो, ये जो पॉइंट्स आप लोगों ने सारे पढ़े, ये सारी घटना आप लोगों को स्ट्रासबर्गर ने बताया था 1884 में। तो अगर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे वीडियो को पॉज करें एंड लाइन टू लाइन पूरा अच्छे से नोट्स बना लें। तो हम लोग चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। जो हम लोगों से आगे क्वेश्चन पूछा गया रहा होगा उत्तर नंबर 7 की तरफ। देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या था और उसका उत्तर क्या रहने वाला है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन के साथ आपका आंसर भी। यहाँ पे पूछा जा रहा है द्विलिंगी पुष्पों से क्या तात्पर्य है और यहाँ पे आप उसका आंसर देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे था द्विलिंगी पुष्पों से क्या तात्पर्य है और आप उसका उत्तर देख सकते हो। जिस पुष्प में नर तथा मादा क्या होता है, दोनों जननांग पाए जाते हैं, मतलब कि नर भाग भी पाया जाता है और मादा भाग भी पाए जाते हैं। तो वहाँ पे यही परिभाषा बताई जा रही है, जिस पुष्प में नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। सो आज की वीडियो हम लोग यही रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये सारे वीडियोस को कवर करें एंड जो ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं वो पहले पुराने वीडियोस को अच्छे से ध्यान से पढ़ के यहाँ तक आएँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, 2 कंप्लीट हो चुका है, 3, 4, 5 एंड देन हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, 6 के बाद 7th पे पहुँच चुके हैं। सो
हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में कि द्विबीजपत्री पौधों में जो भ्रूण का विकास होता है वो कैसे होता है। अगली वीडियो में ये हम लोग कवर करने वाले हैं। सो अगली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस होने वाला है, इसलिए हम लोग इसको इस लेक्चर में नहीं रखते हैं। उसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सेपरेट लेक्चर रहने वाला है। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। सो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एंड इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।